हेलो एवरीवन। 31 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बुलाए गए कंपनी के सीईओज़ के मीटिंग में कौन से कंपनी के सीईओ मौजूद नहीं थे। हम चर्चा करेंगे इस मीटिंग की, क्या हुआ इस मीटिंग में। तो यहाँ पे मेन जो है 4 सीईओ को बुलाया गया था, 4 कंपनी के सीईओ का। आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, एप्पल। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनको नहीं बुलाया गया था, बाकी ये चारों कंपनी के सीईओ को बुलाया गया था। अब हुआ क्या है इस मीटिंग में, हुआ यूँ है कि यूएस की कांग्रेस ने अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और एप्पल के सीईओ से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत नोटिस भेजा है। क्या कहता है ये लॉ, इसके अधीन आप क्या कर सकते हैं। अमेरिका की सरकार ने यह आरोप लगाया इन चारों कंपनियों को कि ये चारों कंपनियां मार्केट में एक क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए सही और गलत के बीच विभेद करना भूल गई है। यानी कभी डरा धमका के किसी दूसरे कंपनी को ओन कर लेना, किसी दूसरे ऐप्स को अपने प्ले स्टोर में, अपने ऐप स्टोर में आने नहीं देना, भले ही वो ऐप उससे बेहतर हो, लेकिन कंपटीशन अपने ऐप्स का जारी रखने के लिए ऐसी गतिविधियां की जा रही है। ऐसा सबके साथ किया जा रहा है। इसके लिए क्या किया गया कि इन चारों कंपनियों के सीईओज़ की खबर ली गई। इसमें कौन थे, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एप्पल के सीईओ टिम कुक और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस की खबर ली गई है। यहाँ है, ये आप पहचान सकते हैं, ये अमेजॉन के हैं सीईओ जेफ बेजोस, और ये हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक, ये हैं हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, और ये हैं मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ। इन सब के ऊपर यूएस ने ये आरोप लगाया है। बदले में प्रतिक्रिया भी आई है जो कि उतनी अच्छी नहीं है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि हमारे ही देश में हमारी कंपनी जिस देश का नाम को इतनी ऊंचाई पर ले जा रही है, वही देश अपने देश की कंपनियों पर इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने किन दो देशों के बीच गुप्त जैव हथियार दैट इज सीक्रेट बायो वेपन के सौदे का उजागर किया हुआ है। तो किन दो देशों के बीच ये हुआ है ये डील, और कौन से देश के पत्रकार ने ये उजागर किया हुआ है। तो ये जो डील हुआ है ये हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। क्या नाम है उस पत्रकार का, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार हैं, उनका नाम है एंथोनी क्लैन, और उन्होंने अपने वेबसाइट क्लैनेक्स में इस खबर को उजागर किया है। अब जानते हैं कि बायो वेपन्स होते क्या हैं। तो कोई भी पैथोजेंस जिनको आप रोगाणु कहते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, जब उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अपने किसी क्षेत्र में या फिर किसी दूसरे देश के खिलाफ, तो उन्हें बायो वेपन्स आप कहते हो। तो जैसे कि चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो कोरोना वायरस बनाया गया था उसको जैव हथियार का भी संज्ञा दिया गया, और ऐसा आरोप लगाया गया चाइना पे कि हो सकता है चाइना ने जानबूझकर इस जैव हथियार को बना के वहाँ के लोगों पर टेस्ट किया और बाहर की ओर भी ये बीमारी इस तरह से प्रसारित हो गया। तो ये एक टाइप का कोरोना वायरस एक जैव हथियार है। उसी टाइप का जैव हथियार को डेवलप करने के लिए किनके बीच डील हुआ है, चाइना और पाकिस्तान के बीच हुआ है। पाकिस्तान की, जिस प्रकार से इंडिया में डीआरडीओ है, पाकिस्तान की एजेंसी का नाम क्या है, पाकिस्तान डिफेंस साइंस टेक ऑर्गेनाइजेशन। इसका किसके साथ डील हुआ है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। किस चीज़ पे डील हुआ है, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ पे। ये सब सारी बातें जो एंथोनी क्लैन थे ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार, उन्होंने इन सारी बातों को उजागर किया हुआ है कि ये सारी डील हुई है जो कि एक ऐसे भविष्य की राह दिखा रही है जिसमें कि बीमारी फैलने के पूरे आसान है। इन वेपन्स का फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। तो एक खतरे की घंटी के तौर पर उन्होंने इन चीज़ों को उजागर किया हुआ है। और एक क्या है, इंडिया क्या बायोलॉजिकल वेपन्स बनाता है, क्या ये केमिकल वेपन्स बनाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1975 में हुआ, जो कि एक यूएन कन्वेंशन है, उसके तहत उस पर साइन किया हुआ है इंडिया। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप ना केमिकल हथियार बनाएंगे ना ही कोई ऐसा बायो वेपन्स बनाएंगे। तो इंडिया ऐसी चीज़ें नहीं करता है। अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान का चाइना के साथ ये डील हुआ है, जो टाई अप हुआ है, उसको आप समझिए कि जिस प्रकार कोरोना जैसे भयानक वायरस को बनाकर उसे वुहान के लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया और पूरा शहर को क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ऐसा अफवाह है ना। उसी प्रकार एक नया वायरस जो है एंथ्रेक्स, इसका पहले भी यूज हो चुका है। एंथ्रेक्स जैसे बायो वेपन्स का पहले भी यूज हुआ है, और इसी को बनाकर पाकिस्तान के लोगों पर टेस्ट किया जाएगा, ऐसी खबरों का उजागर किया जा रहा है। हालांकि कितनी सच्ची है बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसी बहुत ही भयानक खबरों का उजागर ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार एलन क्लैन ने किया है, एंथनी क्लैन ने किया है। तीसरा न्यूज़ हमारे पास है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर जीवन की खोज के लिए मिशन परसिवेरेंस, या फिर यूँ कहें कि परसिवेरेंस नामक रोबोट को लॉन्च किया हुआ है। तो ये आपको पता है, काफ़ी चर्चा में था। जुलाई में 3 देशों का मिशन था, जेक्सा, रॉसकॉस्मोस, इसरो, नासा। तो नासा ने ऐसा किया हुआ है। जेक्सा कहाँ का है, जापान का। रॉसकॉस्मोस कहाँ का है, रसिया का है। ये है आपका जापान का। इसरो कहाँ का है, इसरो इंडिया का है अपना, और ये है हमारे यूएसए का। हमारा नहीं, अमेरिका का है ये, हमारा तो ये है इसरो, ठीक है। तो ये परसिवेरेंस नामक रोबोट को लॉन्च किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसी महीने में और 2 देश
मंगल पे मिशन को लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? एक होप मिशन है जिसको कि यूएई ने लॉन्च किया है। दूसरा मिशन तियानवेन फर्स्ट है, 1 है, जिसको कि चाइना ने लॉन्च किया, इसी महीने में लॉन्च किया है। जानते हैं नासा के इस परसिवरेंस रोबोट के बारे में। तो 30 जुलाई 2020 को यानी कि कल ही अमेरिका ने इस मिशन को मंगल पर भेजने के लिए लॉन्च कर दिया यहाँ से, जो कि पहुँचेगा कब? 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर पहुँच जाएगा। ये वहाँ कितने दिन रहेगा? 687 डेज रहेगा, जो कि मंगल ग्रह का एक वर्ष के बराबर है। हमारे यहाँ 365 दिन का वर्ष होता है, उनके यहाँ 687 डेज का एक वर्ष होता है। अब जानते हैं ये एक टर्म आता है बहुत ज़्यादा जब भी इस टाइप की चीज़ों को लॉन्च किया जाता है, वो दूसरे ग्रह पर उतरने वाले रहते हैं। 7 मिनट्स ऑफ टेरर। क्या होता है 7 मिनट्स ऑफ टेरर? किसी भी अंतरिक्ष यान का किसी ग्रह की सतह या किसी उपग्रह की सतह पर उतरने से पहले का जो 7 मिनट होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है उसको, क्योंकि आप एक ऐसे सरफेस पे उतर रहे हो जिसके बारे में आपको पहले से कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये 7 मिनट्स ऑफ टेरर होते हैं। हमारे जो चंद्रयान मिशन 2 था उसमें भी हमको इस चीज़ का सामना करना पड़ा और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला था। ये 7 मिनट्स ऑफ टेरर, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में आता है। नेक्स्ट जो है एक बहुत उपलब्धि की बात है भारत के लिए, वो क्या है कि जो द टेरेन रिलेटिव नेविगेशन है, ये एक सिस्टम है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो नासा का जो परसिवरेंस रोबोट है उसको उतारा जाएगा, वो जो रोबोट है उसको ज़मीन पे उतारा जाएगा। अब देखिए ये जो है मार्स का एक सतह है जहाँ पे कि फ़ोटो खींचा गया है, फ़ोटो खींच के वहाँ से भेजा गया है, जिसमें कि पानी जैसी चीज़ों के मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो इसी के आसपास जो है वो परसिवरेंस रोबोट को उतारा जाएगा। तो कहीं ये जो है आपका पानी में ना उतर जाए, ज़मीन पे उतरे, इस चीज़ का पुख्ता कंफर्मेशन के लिए क्या किया, एक टेक्निक बनाया गया है। वो टेक्निक किसने डिज़ाइन किया है, ये उपलब्धि की बात है। ये टेक्निक डेवलप किया है बेंगलुरु के रहने वाली नासा के वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने। इस टेक्निक को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके तहत क्या हो जाए, उसको नेविगेट किया जा सकता है। वो जो रोबोट है वो अगर इसके सरफेस पे उतर रहा है, उसके नीचे भी कैमरा लगा हुआ है, वो अगर इस सरफेस पे उतर रहा है, पानी के सरफेस पे, तो कहीं इस पे ना उतर जाए, इसके लिए उसको नेविगेट करने के लिए उसको दाएं बाएं किया जा सकता है। इस टेक्निक को डेवलप किया है हमारी बेंगलुरु की वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने। तो ये नासा की एक वैज्ञानिक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के हालिया रिपोर्ट के अनुसार केरल और कर्नाटक, ये 2 राज्य देखिए, केरल और कर्नाटक में किस संगठन के आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन है अलकायदा, आईएसआईएस, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर। तो आंसर है क्या? आईएसआईएस, जो इस्लामिक संगठन है उसका, उनके आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई है इन 2 राज्यों में, केरल और कर्नाटक में। क्यों हो रहा है ऐसा? भारत में ये संगठन कैसे पनप रहे हैं, वो भी भारत के इंटरनल राज्यों में? तो इसका कारण ये है कि सोशल मीडिया के अंदर भारत के ही लोगों द्वारा भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत, जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाया जाता है, ऐसी चीज़ें वहाँ के लोगों को देखने को जब मिलती है, जब ऐसे संगठनों को देखने को मिलती है, तो उन्हें एक मौका मिलता है कि वो अपने जो मंसूबे हैं, उनका जो टेरर फैलाने का मंसूबा है, उसको कामयाब करें। वो यहाँ के लोगों को डिजिटली, अब तो सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो वहाँ से वो कनेक्ट करते हैं और इस टाइप की चीज़ों को फैलाते हैं, और जो दूर में ही बैठकर दूसरे देशों में वो इन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है। आईएसआईएस की गतिविधियाँ कर्नाटक में और केरल में बढ़ती नज़र आ रही है। हालिया रिपोर्ट, यूएन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ये चीज़ें सामने आई है। अगला 5वां सवाल है आपके पास, क्या है? शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा, शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई AQLI, दैट इज़ एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स में अगर आपका रैंक बहुत ऊपर है तो आपकी पोजीशन उतनी ही गंदी है, आपका रैंक जितना नीचे है आप उतने ही अच्छे हैं, मतलब आपका एयर क्वालिटी उतना ही अच्छा है। तो भारत के लिए बहुत निराशाजनक बात है कि भारत सेकंड नंबर पे ही आ जाता है। हालांकि ये रिपोर्ट जो है 2018 के डाटा के अनुसार बनाया गया है, तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा सुधरा होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है और जो व्हीकल्स का आना चलना फिरना है, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इससे क्या हुआ है कि ये इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया होगा। हालांकि अगर हम इस इंडेक्स की बात करें जो कि 2018 के रिपोर्ट पर बनाया गया है, भारत का स्थान उसमें दूसरा है। पहला कौन है? तो पहला बांग्लादेश है। बांग्लादेश की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घटती जा रही है। भारत की बात करें तो भारत में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.2 वर्ष कम होती जा रही है इस खराब हवा, प्रदूषित हवा के कारण। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। 6ठा क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में जिन लिकुन को किसका बनाया गया? AIIB, इस बैंक का नाम आप सुने होंगे, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इनका अध्यक्ष फिर से चुना गया है। इस बैंक का मुख्यालय किस स्थान पे है? तो आप देख लीजिए, बीजिंग, मुंबई, दिल्ली, मनीला। मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में इनका मुख्यालय, चाइना का कैपिटल बीजिंग में है AIIB का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 जारी किया है? तो ये जो मंत्रालय है उनका नाम क्या है? जैसे ऑप्शन है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
अगला है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, और चौथा जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यही है शिक्षा का मंत्रालय। तो जहाँ डिजिटल शिक्षा की बात आ रही है, किसी भी तरह की शिक्षा की बात आ रही है, तो हमारा शिक्षा मंत्रालय ही ये करता है। और रिसेंटली क्या किया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ये मानव संसाधन जैसे नामों को हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षाविदों का ऐसा कहना था कि मानव कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। तो ऐसे टर्म को हटा करके, क्योंकि इसका काम पूरी तरह से शिक्षा से रिलेटेड होता है, मानव के विकास से रिलेटेड होता है, उसमें शिक्षा का अमूल्य योगदान होता है, तो ऐसे कंडीशन में इस मंत्रालय का ही नाम क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे शिक्षा मंत्री हैं। हाल फिलहाल में उनकी जो नई शिक्षा नीति आई थी, उन्हीं के मंत्री रहते आई थी। इसके अंतर्गत देखिए, आप जैसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवगत हो गए होंगे, कुछ गाइडलाइंस भी बनाए गए थे सरकार के द्वारा, जैसे कि प्रज्ञता गाइडलाइंस कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दिशा, शिक्षावाणी, ई पाठशाला, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं जहाँ पे कि बच्चे जो है डिजिटली शिक्षा को प्राप्त कर सकें। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस क्षेत्र में हरित वन को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का उपयोग करेगी। एरियल सीडिंग का मतलब होता है कि हेलीकॉप्टर वगैरह से जो है बीजों का छिड़काव बड़े से क्षेत्र पर कर दिया जाना। खास करके ये जो है अरावली क्षेत्र में किया जाएगा, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे बीजों का छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि वो क्षेत्र पूरी तरह से वन से ढक जाए। तो ये बहुत ही अच्छा हरियाणा सरकार का एक इनिशिएटिव है। हाल फिलहाल में हरियाणा अपने राफेल विमान के अड्डे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, वो अम्बाला में उतर रहा था, तो इसलिए भी वो फेमस रहा था, न्यूज़ में रहा था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है इसका अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया है। जानते हैं अर्चना सोरेंग के बारे में, कौन है ये। अर्चना सोरेंग, भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। इसमें क्या होगा, युवा, जो कि एक युवा नेता है, और जो हमारे एंटोनियो गुटेरेस हैं, महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र, उनको ये एडवाइस करेगी, उनको किसी भी तरह का कोई भी इस पर, क्योंकि ये एक्टिविस्ट है, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती है, तो ये महासचिव को जो है एडवाइस करेंगी, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अब होंगी। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिजोरम राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो मिजोरम राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ग्रीन एजी नामक योजना शुरू की है। क्या है मिजोरम का कैपिटल, एजोल है। चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरामथंगा है। और बाकी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। फटाफट से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि किन किन कंपनियों के सीईओ को बुलाया गया है। तो आप ये पांचों कंपनी आपके पास फेमस लिखा हुआ है, इसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट को नहीं ऐसा कोई नोटिस भेजा गया है, बाकी अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और एप्पल को ये सारी नोटिस भेजी गई है। उनके सीईओज़ को बुला के वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग करके ये सारी चीज़ें की गई है। इस फोटो को याद रखिए, इससे आपको इस मीटिंग का इंपॉर्टेंस याद रहेगा कि क्या किया गया है। मार्केट में अगर आप मोनोपोली स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी का एक तरह का मार्केट है, जो कि बाकी मार्केट्स, बाकी कंपनियों को दबा दिया जाता है ऐसे कंडीशन में। तो इस चीज़ के लिए नोटिस भेजा गया है इन लोगों को। अगला क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार जिन्होंने ये चीज़ को रिवील किया कि गुप्त जैव हथियार, एक जो सीक्रेट वेपन, बायो वेपन का सौदा हुआ है, किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ये हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच। अगला न्यूज़ था हमारे पास कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर मिशन, कौन सा मिशन, परसिवेरेंस कह लें या फिर परसिवेरेंस रोबोट कह लें, तो वो नासा ने भेजा हुआ है, कल ही भेजा है, 30 जुलाई को उसने ये मिशन को लॉन्च किया है, जो कि 18 फरवरी 2021 को पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार केरल और कर्नाटक में किस आतंकवादी संगठन की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये देखी गई है ISIS के गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी AQLI एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान दूसरा है। अभी ये स्थान इम्प्रूव हो चुका होगा, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत का काफ़ी बेहतर हो चुका है ड्यू टू कोरोना। हाल ही में जिन ल्यूक्यून को एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। कहाँ है मुख्यालय, आप सबको पता है। दो बैंक का मुख्यालय आपको हमेशा याद रखना है, जैसे AIIB का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, बीजिंग में, और एक होता है ADB का मुख्यालय कहाँ आता है, मनीला में पड़ता है, फिलीपींस मनीला में। ठीक है, आगे बढ़िए। किस मंत्रालय ने इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 जारी किया हुआ है। तो ये किया हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ HRD कह लें, इनका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा सरकार ने हरित वन को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का उपयोग कहाँ करने जा रही है, अरावली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ों के ऊपर हेलीकॉप्टर से बीज बरसाए जाएंगे, जिससे कि वो क्षेत्र पूरी तरह से आने वाले समय में पूरी तरह से हरित क्षेत्र बन जाए।
अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अर्चना सोरेंग को। अब इनके एडवाइस के अनुसार जो है महासचिव इनके एडवाइस का अनुपालन कर सकते हैं, करेंगे, मानने के लिए बाध्य नहीं है, बट ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। मिजोरम राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आप याद रखिए, ग्रीन एजी नामक योजना मिजोरम सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये थे करंट अफेयर्स 31 जुलाई के 10 क्वेश्चंस और रिवीजन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।